फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आसिफ सर के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे इंटरमीडिएट सेंटअप परीक्षा 2024 में जो संपन्न हुई है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। और हमारा सब्जेक्ट है आज का इतिहास। सीधे चलते हैं कि प्रश्न लिखा हुआ है खंड आ में, सेक्शन आ में, कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें एक सही है और 3 गलत है। चलिए अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग अपने घर पराया बनाते थे। ऑप्शन आपके सामने है पक्की ईंट से, पत्थर से, लकड़ी से या इनमें से सभी से। क्वेश्चन को देख लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग अपने घर पराया किस चीज से बनाते थे, है ना, या घर पराया कैसे बनाते थे। तो इसका आंसर हमने टिक लगा के रख दिया है कि पक्की ईंट से। और कुछ विस्तार हमने बगल में बताया है, कुछ विस्तार से इस प्रश्न का उत्तर हमने बताया है कि पकी हुई ईंटों का उपयोग मकान को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पकी हुई ईंटों का प्रयोग क्यों करते थे, इसका आंसर भी आपको यहाँ पर मिल गया कि पकी हुई ईंटों का उपयोग मकान को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए होता था। और उसके नीचे हमने लिखा है कि कच्ची ईंट का भी प्रयोग होता था। कच्ची ईंट का भी जो इस्तेमाल होता था, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता था। तो क्लियर है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग अपने घर पराया बनाते थे पकी ईंट से। कंफर्म मानिए कि ये सब क्वेश्चन आने वाला है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन 2 नंबर में आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है कि मोहनजोदड़ो का मतलब है। ए में ऑप्शन में है मृतकों का टीला, बी ऑप्शन में है महान टीला, सी ऑप्शन में है जीवितों का टीला और डी ऑप्शन में है कि उत्तरजीवी का टीला। हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। आपने बुक में भी, एनसीईआरटी की भी बुक में आपने देखा होगा कि उसमें लिखा हुआ है कि मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, है ना। तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। यह सिंधी भाषा से लिया गया शब्द है। यह सिंधी भाषा से लिया गया शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। गुजरात कहाँ है? भारत का एक राज्य है। गौर से सुनिएगा, लोथल जो है वो गुजरात में है। गुजरात कहाँ है? तो भारत का एक राज्य है ना। तो लोथल भोगवा नदी, कौन सी नदी? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। कौन? लोथल जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है, जो प्राचीन काल में अरब सागर से जुड़ी हुई थी। अब देख लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपको वीवीआई क्वेश्चन मिल गया कि पूछ सकता है कि अरब सागर से जुड़ी हुई नदी थी परिचय की, कौन सी नदी? तो भोगवा नदी, है ना। या पूछ सकता है कि भोगवा नदी जो थी वो किस सागर से जुड़ी हुई थी प्राचीन काल में? तो अरब सागर से। क्लियर है? यहाँ पे देखिए हमने मेंशन भी किया है कि अरब सागर से जुड़ी हुई थी प्राचीन काल में, है ना। एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है रोपर है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है और लोथल है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार, विशाल मतलब बहुत बड़ा स्नानागार,
के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ये स्नानागार मोहनजोदड़ो के प्रमुख स्थल में से एक है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता की अत्यंत उन्नत जल निकासी और सार्वजनिक स्नान की प्रथा को दर्शाने वाला उदाहरण माना जाता है ना? यानी ये बहुत ही वीवीआई पैलेस था। कौन? विशाल स्नानागार। कहां से प्राप्त हुए हैं? क्लियर हो गया कि ये स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कहां से? विशाल स्नानागार जो प्राप्त हुए हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो 2024 के सेंटर परीक्षा का जो आया हुआ है प्रश्न पत्र, उसी को मैं सॉल्व करके आप लोगों के सामने दिखा रहा हूं, इस ताकि कि आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और आप उसका उत्तर किस ढंग से देंगे। थोड़ा सा अगर आप जागरूक हो जाएंगे, थोड़ा सा मेहनत और कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ठीक है, या थी। हड़प्पा सभ्यता सब लोग जानते हैं कि कांस्य युग की सभ्यता थी, है ना? कौन सी युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? क्वेश्चन है। तो आपके सामने ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा कि मोहनजोदड़ो भी है, कालीबंगा भी है, लोथल भी है, रंगपुर भी है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो मोहनजोदड़ो था। कौन था? मोहनजोदड़ो। यह नगर आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगरों में से एक था, है ना? कौन सा नगर? मोहनजोदड़ो। कहां की सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, है ना? चलिए क्लियर है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? तो ये हम लोग सब जानते हैं, छठा सातवां की किताब से हम लोग पढ़ते हुए कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है ना, वो रखाल दास बनर्जी साहब ने किया था। किसने? रखाल दास बनर्जी, जिसे आरडी बनर्जी भी कहा जाता है ना? 1922 में इन्होंने खोज की थी इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ विस्तार से लिखा है कि कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था और कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ गया कि कौन से वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का, है ना? याद रख लीजिएगा आप लोग, कनिष्क का राज्यारोहण जो हुआ था वो 78 ईस्वी में हुआ था और वह कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था या राजा था। उसका क्षेत्र मध्य एशिया से लेकर उत्तरी भारत तक फैला था। देखिए क्षेत्र भी मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत दर्शा दिया है कि मध्य एशिया से लेकर उत्तरी भारत तक फैला हुआ था। फिर अगला पॉइंट भी हमने यहाँ पर लिखा है कि कनिष्क ने अपने शासन काल में शक संवत की शुरुआत की थी, है ना? यहाँ देखिए शक संवत की शुरुआत किसने की? तो कनिष्क ने की थी। बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। हमने 2-3 क्वेश्चन यहाँ आप लोगों को बता दिए कि कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, उसका एरिया कहाँ तक था, क्षेत्र कहाँ तक था? तो मध्य एशिया से लेकर उत्तरी भारत तक फैला हुआ था। उसके बाद उसने कौन से संवत की शुरुआत की थी? तो शक संवत की शुरुआत की थी अपने शासन काल में ही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? क्वेश्चन क्या कह रहा है?
कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो थी वो अजातशत्रु ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने की थी। वह हर्यक वंश का एक शक्तिशाली राजा था। अब यहां पर भी एक क्वेश्चन आपको आ गया, पूछ देगा कि अजातशत्रु जो था वो किस वंश का शासक था, राजा था। तो वो हर्यक वंश का राजा था। कौन से वंश का राजा था? हर्यक वंश का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या, तो हिंदू धर्म में पुराणों की संख्या 18 है, सारे लोग जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र किस राजवंश के बारे में बताता है। अर्थशास्त्र किस राजवंश के बारे में बताता है। तो अर्थशास्त्र, जिसे महान विद्वान चाणक्य, कौटिल्य भी कहा जाता था, विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, है ना, उसने मौर्य शासन के बारे में उस किताब में और उसके शासन के बारे में लिखा है। तो कौन से मौर्य वंश के बारे में अर्थशास्त्र बताता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। देखिए मैंने यहाँ पर संक्षेप में थोड़ा सा टिप्पणी की है कि अशोक महान को प्रियदर्शी, जिसका अर्थ है सुंदर दिखने वाला। प्रियदर्शी का मतलब होता है सुंदर दिखने वाला, जो सभी को प्रिय हो, इसका अर्थ होता है। तो किसे कहा गया है? अशोक को कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रियदर्शी कहा गया है। प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है? सुंदर दिखने वाला, या जो सबके लिए प्रिय हो, सबके लिए पसंदीदा हो। ठीक है, कहा गया है। या अब सबसे बड़ी बात है कि पूछ सकता है कि ये उपाधि कहाँ मिलती है। तो ये उपाधि अशोक के अभिलेख और शिलालेख में मिलती है। कहाँ मिलती है? अशोक के अभिलेख और शिलालेख में मिलती है, जहां उसने अपने नाम के बजाय प्रियदर्शी राजा का उल्लेख किया है। शिलालेख में भी उसने ये बात बोली और अभिलेख में भी ये बात बोली कि मुझे प्रियदर्शी राजा कहा जाए। ठीक है, अगर कौटिल्य की रचना क्या है? कौटिल्य की रचना क्या है? तो देखिए कौटिल्य का और क्या नाम था। तो बच्चों ये बात आप लोग जान लीजिए कि कौटिल्य का नाम चाणक्य भी था, कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त भी था। ये तीन नाम से जाने जाते थे। चाणक्य को ही कौटिल्य कहा गया, कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त कहा गया, है ना। तीन नाम से जाना जाता। अब यहाँ पे आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन दिया गया है कि कौटिल्य की रचना क्या है। आप लोग मेघदूत भी मार सकते हैं, मुद्रा राक्षस भी मार सकते हैं, लेकिन बेटा यहाँ पे सबसे बारीकी पॉइंट पकड़ना है कि चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है और कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन आपके समझ में आ गया कि कौटिल्य की रचना क्या है। तो क्लियर सी बात है कि चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र है और चाणक्य को ही जो है कौटिल्य कहा गया है। अब यहाँ पर चाणक्य तो नाम दिया नहीं गया है, कौटिल्य दिया गया है नाम। तो कौटिल्य की जगह पर अगर हम चाणक्य नाम देते हैं तो यहाँ पे अर्थशास्त्र इसका आंसर हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र ही जो है वो रचना है कौटिल्य की। चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि पर्याग प्रशस्ति की रचना किसने की। पर्याग प्रशस्ति की रचना किसने की। तो हमने यहाँ पर संक्षेप में इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा किया है कि पर्याग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने की। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे मैं फिर से अंडरलाइन करके आपको दिखा दूं। हरिसेन, कौन? हरिसेन किसका दरबारी कवि? तो समुद्रगुप्त का। पूछ सकता था कि दो तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरिसेन किस राजा का दरबारी कवि था, या क्वेश्चन पलट देगा ऐसे कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या था। तो हरिसेन था, है ना। क्लियर है कि ये आंसर सी हो जाएगा, हरिसेन। तो पर्याग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने की थी। इसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं। लीजिए, पर्याग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है। यह प्रशस्ति समुद्रगुप्त के वीरता क्यों प्रसिद्ध थी?
वीरता, विजय और गुणों का वर्णन करती है। किस राजा के बारे में? किस राजा के बारे में? तो ये समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के बारे में ये वीरता, विजय और गुणों का वर्णन करती थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? अब क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बीपीएससी, जेपीएससी, आईएएस तक की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्राचीन भारत में नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? ठीक है, पहला है अशोक के, दूसरा है समुद्रगुप्त के, तीसरा है कनिष्क के और चौथा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। तो मैंने यहाँ पर संक्षेप में कुछ टिप्पणियां लिखी हैं, नीचे में गौर से आप लोग देखेंगे कि प्राचीन भारत में नवरत्न जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? जो गुप्त वंश का राजा था, दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। अच्छा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इसका मतलब है कि बहुत ही डेवलप हुआ था उस जमाने में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल, तभी तो स्वर्ण युग माना गया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो बच्चों मेरे ख्याल से ये 15 क्वेश्चन जो हमने आपको वीवीआई बताया है, सेंटअप परीक्षा का विस्तार पूर्वक बनाया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपका कमेंट आया कि सर बहुत अच्छा है तो मैं आगे भी फिर 15-20 क्वेश्चन इसी तरीके से बनाकर आप लोगों को देता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।